जब इसको पता चलेगा कि हमारी संख्या 52% से लेकर के 65% की, कोई आंकड़े तो है नहीं, जब इसको पता चलेगा कि 52 से 65% के बीच में ओबीसी की संख्या है और इसकी नौकरियों में हिस्सेदारी 6% के करीब है। कितना है? 6%। नौकरी में हिस्सेदारी कितनी है? 6%। जब इसको पता चलेगा कि 6% नौकरी में हिस्सेदारी है तो इसका हिस्सा ले कौन रहा है, ये भी पता चलेगा ना कि नहीं पता चलेगा? इसका हिस्सा कौन ले रहा है? एससी की संख्या इस देश में नेशनल लेवल पर 15% है, उनको नौकरियों में 15% आरक्षण मिला है, और 15% उनकी भर्ती हो नहीं पाई है। पर ये मान के चले कि आरक्षण उतना मिला हुआ है तो ये मान लें कि वो धीरे धीरे कवर हो रहा है, धीरे धीरे कवर हो रहा है। एसटी की संख्या नेशनल लेवल पे 7.5% है, तो उनको 7.5% का आरक्षण मिला है। अब सबसे समस्या क्या है? ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, उसको भी गरीबी रेखा के आधार पर 10% आरक्षण मिला हुआ है। ईबीएस है ना, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो गरीबी रेखा वाला है, तो ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, मिला कितना है? 10% मिला है। वो आरक्षण में भी हमसे ज्यादा ले रहा है। और हमारी संख्या कितनी है? ओबीसी की संख्या 52 ही मान लेते हैं, तो 52 है तो केंद्र में 27% और राज्य में 14% है, ये आरक्षण इसको मिला हुआ है। और 14% भी भर्ती नहीं होती, 27 भी नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे नियम लगा करके उसको हटा देते हैं। साथ में ओबीसी के साथ क्रीमिनल लगा हुआ है। क्रीमिनल समझते हैं क्या है? क्रीमिनल का अर्थ है कि जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, इसमें 8 लाख है ना, 8 लाख से ऊपर है, उसको इसका आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। क्या है बताइए? जैसे ओबीसी के यहाँ एक तो सोनी जी बैठे हैं और ये भी 2 लोग आप लोग हैं, है ना, और पीछे जो लोग आए हैं तो नहीं है, आप भी ओबीसी में है? नहीं है ना, 3 लोग बैठे हैं ओबीसी के, है ना, 3 लोग हैं ओबीसी के। तो ओबीसी को जो है, एक तो इसके साथ पहला भेदभाव होता है कि जाति गिनती नहीं हो रही है, और इसी ओबीसी का हिस्सा खा रहे हैं। अभी तक जो नेशनल आंकड़ा दिया था, वो मतलब गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इसमें 6% करीब ओबीसी का हिस्सेदारी है। कितना? तो कौन खा रहा है? एससी एसटी तो खा नहीं रहा है, तो फिर कौन खा रहा है? अकेले ब्राह्मण खा रहा है। इसको राजनीति में आरक्षण ही नहीं मिला हुआ है। पंचायत और नगरीय निकाय में, है ना, पार्षद और महापौर के चुनाव में मिला है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में इसको आरक्षण मिला है। आरक्षण ना मिला होने की वजह से इस ओबीसी जातियों की बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनके विधायक और सांसद है ही नहीं, विधायक सांसद का नाम ही नहीं जानते। अभी जो ओबीसी की मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके साथ तो बीजेपी नाम की जो पार्टी है वो तो बाईकाट कर दी है, वॉकआउट, मतलब उसको न टिकट देंगे, है ना, वोट भर लेंगे, है ना। उनके 2-4 नेताओं को बुलाए हैं, रखे हैं साथ में। और आपको ये भी बता दें कि इस देश में जो मुस्लिम है, ये कौन है मुस्लिम? जो विदेशों से मुगल आए थे वो मुस्लिम नहीं है। विदेशों से जो मुगल लोग आए थे वो मुगल नहीं है। ये जो अब मुस्लिम यहाँ भारत में है, ये एससी एसटी ओबीसी का कन्वर्टेड मुस्लिम है ना। यानी इस देश में जो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था ला दी थी, है ना, वर्ण व्यवस्था ला दी थी, जाति व्यवस्था ला दी थी, उस जाति व्यवस्था के आधार पे आपको एक बड़ी सामान्य व्यवहारिक बात बताना चाहूँगा कि एससी एसटी ओबीसी का आदमी जब ब्राह्मण के घर में जाता है, चाय पीता है, तो क्या करना पड़ता है? कब धोनी पड़ती है ना, कब धोता है? और खाना खाता है तो खाली धोता है, धोता ही नहीं धोता, सोनी जी धोता है, धोना पड़ता है ना, क्यों? खाली धोनी पड़ती है, चाय पीते तो कब धोनी पड़ती है? उसी ब्राह्मण के घर में गाय बैल भैंस कुत्ते बिल्ली ये जानवर पले होते हैं। इन कुत्ते बिल्ली को शैम्पू लगा के नहवाते हैं, उनका मल मूत्र उठाते हैं, साफ करते हैं, और जिस बर्तन में कुत्ते बिल्ली ये जानवर खाते हैं
होता है, ऐसा देखे होंगे आप। सोचिए कि इस मानव को कितना नीचे गिराया गया है, मतलब जानवर के मल मूत्र से भी इसकी गिनती खराब है। कौन कर रखा है? ब्राह्मण ने, है ना। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किसने बनाई है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने इस समाज को कितना नीचे रखा है? कुत्ते बिल्ली से तो बदतर है ही है, उनके मल मूत्र से भी खराब इसकी हालत है समाज में। फिर भी संतोष एकांत नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आता। यदि इसके समझ में आ जाए, इस ठंडी में ये जो उम्र है इनकी 40 के अंदर है, गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, उसको इस्तीफा लेकर के सामाजिक कार्य चालू किए हैं। गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलती नहीं, आपने इस्तीफा देकर के काम शुरू किया है। आपके समझ में आया कि ये बड़ी क्रिया है समाज की, ये तो करना पड़ेगा। गौतम बुद्धा को समझ में आया था तो क्या किए थे? राजपाट छोड़ करके, किला छोड़ करके फकीर हो गए थे। बात सही है ना? हो गए थे फकीर। आपको समझ में आया तो आपने नौकरी छोड़ करके इस काम को फुल टाइम 365 दिन इतने घूमते इतने करते हैं। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, क्लास 2 ऑफिसर था। मैं तो बहरहाल रिटायर होने तक की नौकरी किया, पर उसके पहले भी मैं काम करता था। अब तो रिटायर हो गया हूँ तो फुल टाइम काम करता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात जिसके समझ में आ गई है, उसके अंदर आग लगी हुई है कि हमारे समाज के साथ जो इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, जिसकी गिनती जानवरों से भी खराब है समाज में, इसको कैसे ऊपर उठाया जाए। और है कौन? आपको बताना चाहते हैं। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब? 21 मई 2001 को किस पेपर में? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखा था डीएनए रिपोर्ट। वो क्या था डीएनए रिपोर्ट? ये जो यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती है ना। ये जो जाति व्यवस्था है, अनटचेबिलिटी है, छूतपन है, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन दुनिया में जो विद्वान लोग हैं चर्चा करते हैं कि भारत में मानव के बीच में इतना भेद है कि एक मानव को जानवर से भी खराब माना जाता है। क्या माना जाता है? ये दुनिया के विद्वानों में चर्चा हुई तो अमेरिका की उटास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक माइकल बॉन्साद और इनकी वैज्ञानिकों की टीम भारत में आकर के विशाखापट्टनम की प्रयोगशाला का और वहाँ के वैज्ञानिकों का उपयोग कर भारत में ब्लड सैंपल इकट्ठा किया गया। सब SC ST OBC जनरल का ब्राह्मण का, उनका ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के बाद डीएनए रिपोर्ट बनाई गई, डीएनए टेस्ट किया गया और उसमें देखा गया कि SC ST OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत है, सारे धार्मिक समूह के लोग हैं, इनका डीएनए आपस में एक है। कितना? SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत, इनका डीएनए आपस में एक है। और इनके डीएनए को दुनिया के डीएनए से मिलाया गया, इनका डीएनए कहीं से नहीं मिला। और इस आधार पर उन्होंने क्या सिद्ध किया कि भारत के मूल निवासी एक खून के लोग हैं, एक वंश के लोग हैं। बात समझ में आ रही ना? और ब्राह्मण का डीएनए हम लोगों के डीएनए से नहीं मिला। ब्राह्मण का डीएनए हम लोगों के डीएनए से नहीं मिला और उनके डीएनए को दुनिया के डीएनए से मिलाया गया कि कहाँ से आए। तो पता चला कि यूरेशिया में काला सागर के पास आक्सीमोजी नाम का प्रांत है, वहाँ की एक मोरवा कौम है, मोरवा जाति, मोरवा समूह, उनके लोगों से इनका डीएनए 99.99 मिला। और इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि यानी अर्थात वो ब्राह्मण जो विदेशी है वो हमारे यहाँ हमारे लोगों को ही अछूत बनाया हुआ है। ये बात बड़ी विचित्र है ना। ये एक विदेशी व्यक्ति है ना, हमारे लोगों को विदेशी कहता है, मुस्लिम को कहता है विदेशी, कहता है नहीं कहता। अरे इनका डीएनए टेस्ट के आधार पर ये मतलब भारत के मूल निवासी है ना। जब डीएनए के आधार पर भारत के मूल निवासी तो विदेशी कहाँ है? जब बांध से ने इस बात को उठाया और ये बताया
ये ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के आधार पर, तब वो कहना क्या चालू किए, नहीं भारत के सभी लोगों को डीएनए की। इसका मतलब भारत में 5 सेठ ने, हम लोगों के राष्ट्रीय पूरे संगठनों ने जब इस बात को समाज में जाकर जाहिर किया कि ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, भारत के लोगों से इनका डीएनए नहीं मिलता, और इस आधार को विदेशी डीएनए के आधार पर वैज्ञानिक आधार है, कोई कहानी किताब नहीं है। किसी को भ्रम है, कोई चैलेंज करता है, चलो डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो, खुद ही पता चल जाएगा। तब मोहन भागवत को ये कहना पड़ा कि भारत के सभी लोगों को डीएनए पर बदल गए। यानी ये विदेशी व्यक्ति जो है हमारे लोगों को विदेशी कहता है। तो यही बात में लोग जानना चाहिए। इस बात को जान करके हमें आपस में, जब हमारा खून एक है, ब्लड एक है ना, डीएनए के आधार पर हम लोग एक हैं, हम लोगों में आपस में भाईचारा बनना चाहिए। अब भाईचारा बन करके हमारी समस्याएं, एक आरक्षण एससी की भी समस्या है, उसका भी आरक्षण भरा नहीं जा रहा, कोटा नहीं पूरा हो रहा है, एसटी की भी समस्या है, ओबीसी की भी समस्या है, माइनॉरिटी तो लगभग पूरी मोटी मोटी ओबीसी नहीं आती है, तो उसकी भी समस्या सेम है। तो भाई एक समस्या के लिए हम लोगों को एक साथ आना चाहिए। और इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? भारत में इतना खूबसूरत